presentation with you. Can you see my PowerPoint slides, please? Yes, sir. Okay. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. This is the snapshot of inflation past 10 years history. In June 2013, ये आपके सामने मुख्तलिफ जो हमारी कॉमन यूज में चीज़ें हैं उनकी प्राइसेस की डिटेल दी हुई है. दिस इज अकॉर्डिंग टू द डेटा अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स. ये डेटा वो रेगुलरली हर वीक कंपाइल करते हैं. वीकली डेटा अवेलेबल है, तो वहाँ से हमने इसको पिक किया है. यू कैन सी द प्राइस ऑफ व्हीट फ्लोर in June 2013, it was 626 20 kg bag, and it became 686 by end of the tenure of PML and government. So there was an increase of 10% in the price of wheat in 5-year tenure. और फिर इसी की कीमत होगी जी 1181 by end of March 21 when the tenure of PTI government ended. ठीक. Or then its price became 2018 to 2800 by the end of March 23 when PDM government this is the label is wrong. ये March 23 नहीं है बल्कि this is August 23. अब अगस्त 23 में PDM की गवर्नमेंट ने इख्तियार छोड़ा तो उस वक्त इसकी कीमत हो चुकी थी 2800 रुपये. ठीक है. Now you can see there was a 10% rise in the period of Noon League, 72% rise in the 3.5 years of PTI, and then 139% rise in the short period of PDM. जो 16-17 महीने की गवर्नमेंट थी उस 16-17 महीने में 139% इसमें इंक्रीज हो गया. Similarly, you can see rice, bread, beef, chicken and many other things. तो ये इतना फास्ट इंक्रीज आपको नजर आ रहा है कि ये हुआ. मैं आपके साथ ये शेयर कर लूँगा, ये डेटा आप लोग उसको बाद में भी देख सकते हैं. सिमिलरली देयर आर द प्राइसेस ऑफ पोटैटो, शुगर एट्सेट्रा. ये सारी भी आपको विजिबल है. इनमें से सबसे ज़्यादा प्राइस इंक्रीज शायद गैस के चार्जेस में हुआ, और गैस के चार्जेस जो है वो 570% इंक्रीज हुए करंट केयर टेकर गवर्नमेंट. ये करंट नहीं, अब पास्ट होगी केयर टेकर गवर्नमेंट के दौर में. एंड टोटल राइज सिंस 2018 इज 1436%. जस्ट इमेजिन ये गैस की कीमत में कितना है जी, 14 मल्टीपल्स. अच्छा, यहाँ पे एक और कंपैरिजन भी दिया हुआ है. अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो फॉर एग्जांपल ये आपके पास है मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल. इसकी कीमत जो है नून लीग के 5 ईयर्स में 33% इंक्रीज हुई, और आखिरी जो कॉलम है इसमें लास्ट 5 ईयर्स बल्कि 6 ईयर्स का तज़किरा है इंक्लूडिंग द केयर टेकर गवर्नमेंट. तो इन 5 ईयर्स में कितना हुआ है, 167%. 33% के मुकाबले में ये वाले जो 5 साल है ये आपको 167% इंक्रीज वाज इन द प्राइस ऑफ mustard oil, and then cooking oil 467% and so and so. ठीक है. अच्छा, अब अगर हम एक कंज्यूमर बास्केट बना लें जिसके अंदर हमें मुख्तलिफ यानी जो आम लोग कंज्यूम करते हैं उसको अगर हम देखें, 20 kg व्हीट फ्लोर ले लें, राइस ले लें, कुकिंग ऑयल और इस तरह की बाकी चीज़ें मिला लें, इन सब चीज़ों की प्राइस एट द एंड ऑफ जून 2013 इट वाज 908,073 रुपीज़, and it became 13,693 रुपीज़ बाई एंड ऑफ जून 2018. और आज इसकी कीमत कितनी होगी, 47,000 से ऊपर. ठीक है. तो ये अगर हम पिछले 5-6 सालों पे फोकस करें तो यू विल सी वेरी शार्प प्राइस. ये जिस बास्केट को आप परचेज करने के काबिल थे
अपना जून 2018 में जिसको परचेज आप लोग 13,000 13,500 में परचेज कर सकते थे, अब वही चीजें आपको परचेज करने के लिए कितने पैसे चाहिए जी? नाउ यू नीड 55,200 रुपीज टू परचेज द सेम बास्केट ऑफ गुड्स। ठीक है, तो ये है जी इन्फ्लेशन जो आपने पिछले 5-6 सालों में ऑब्जर्व किया। सी हाउ मच वाज द शार्प राइज इन प्राइसेस। इसके मुकाबले में मिनिमम वेज अगर आप देखें, जाहिर है कि अगर आपके पास प्राइसेस इंक्रीज हो रही है तो वेज भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन वेज इंक्रीज कितना हुआ है? इट्स जस्ट अबाउट 100%। 16,000 थी मिनिमम वेज, तो इट बिकेम 32,000। ठीक है, तो ये 5-6 सालों में आपकी नॉमिनल इनकम डबल हो गई। सही, लेकिन इसके अगेंस्ट जो प्राइसेस हैं वो कहाँ से कहाँ चली गई? 1,300 से 5,500 पे। तो दिस इज रफली 5 मल्टीपल्स, 4 मल्टीपल्स। ठीक है, तो 4 टाइम आपकी जो है प्राइसेस इंक्रीज हुई एंड 1 टाइम आपकी जो है वो क्या इंक्रीज हुई है? जो नॉमिनल इनकम है वो इंक्रीज हुई। तो ये है जी जो पिछले 5 सालों में 6 सालों में आपके साथ होता रहा। दिस इज द इन्फ्लेशन स्नैपशॉट फॉर पास्ट 10 ईयर्स। आप इसमें देख रहे हैं कि 2015, 16, 17, 18 ये वो पीरियड था लो इन्फ्लेशन का। इसमें 5% से लेस इन्फ्लेशन रहा इन जनरल। ठीक है, एंड देन 2018 के बाद आपका जो इन्फ्लेशन है वो इन जनरल इट वाज अबव 10%, एंड इट रिमेन सो अप टू 22 व्हेन द पीटीआई गवर्नमेंट लेफ्ट। तो उसके बाद जो इन्फ्लेशन है वो एकदम से पीक पे चला गया, इट टच्ड 38% एंड देन केम बैक टू 28% एज ऑफ नाउ। ठीक है, अच्छा, ये रिसेंट अरसे में इन्फ्लेशन का स्नैपशॉट है। इट वाज अ लॉन्गर पिक्चर इन दी प्रीवियस स्लाइड, तो ये अब शॉर्ट अरसे में 1 साल का है तकरीबन ये आपके पास स्नैपशॉट। तो इसमें आपको ये दिखाई दे रहा है कि इन्फ्लेशन इज नाउ ऑन डिक्लाइनिंग ट्रेंड आफ्टर अराइवल ऑफ दिस। अच्छा, तो अब आगे क्या होना है? विल दिस ट्रेंड कंटिन्यू और नॉट? ये आपको ये मैं बताऊं कि इन्फ्लेशन जो है दिस इज रफली पाकिस्तान का डोमेस्टिक इन्फ्लेशन जो है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और वो जो एक्सचेंज रेट है उसकी प्राइसेस शामिल होती हैं। लेकिन जो एक फैक्टर है जो ग्लोबल इन्फ्लेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जब भी आपके पास ग्लोबल इन्फ्लेशन हाई होगा तो पाकिस्तानी इन्फ्लेशन भी हाई होगा। So you can see the global inflation is on declining trend. It was 9% in United States, and now this has declined to 3 point something percent. And this is bound to decline further. यानी जो predictions हैं वो ये है कि ये आगे मजीद डिक्लाइन करेगा। तो अगर ये ग्लोबल इन्फ्लेशन डिक्लाइन करेगा तो उससे आपकी जो इंटरनेशनल पेमेंट्स हैं वो ईज होती हैं। ठीक, मतलब अगर आपकी ऑयल प्राइस कम हुई ना, तो आपको जितने पैसे पे करने हैं ऑयल को परचेज करने के लिए वो आपको कम करने पड़ेंगे। तो जब ये होता है तो फिर आपके पास जो एक्सचेंज रेट है उस पर प्रेशर कम होता है। तो उस रिड्यूस्ड प्रेशर की वजह से कम चांस होता है कि आपका इन्फ्लेशन ज़्यादा हाई जाएगा। तो द आउटलुक फॉर 2024 इज लुकिंग गुड because the global prediction of global inflation are getting low। तो उसकी वजह से पाकिस्तान में भी इन्फ्लेशन के चांसेस अब कम है कि वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा। जिस लेवल पे जा चुका है अब इंशाल्लाह इससे कम होगा। स्पेशली जब आपके पास ट्रांजिशन होती है, एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट से चेंज होती है, तो उस वक्त आपका बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है किस पे? एक्सचेंज रेट पे। तो वो ट्रांजिशन का फेज तकरीबन कंप्लीट हो गया। तो इस दौरान आपकी करेंसी स्टेबल रही, तो इसका मतलब है इंशाल्लाह ये आगे अगले मंथ्स में भी स्टेबल रहेगी। तो इन्फ्लेशन विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग, विल डिक्लाइन gradually in the future। this is not going to rise। लेकिन ये जितनी भी हम बातें करते हैं इसके मुताल्लिक़, तो आपको पता ही है कि ये सारी स्टेटिस्टिकल कैलकुलेशन होती है, एनीथिंग कैन हैपन। बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी होती रहती है, लेकिन गिवन द सिनारियो हमें दिखाई दे ये दे रहा है कि इंशाल्लाह इन्फ्लेशन फ्यूचर में कम होने जा रहा है।
ठीक है। दिस इज दी प्रिडिक्शन ऑफ ऑयल प्राइस। ये आपको जहां तक ये फ्लक्चुएशन नजर आ रही है इस बार में, ये ऑयल प्राइस है अपना जो करंट है। और इसके बाद आपको इसकी फोरकास्ट नजर आ रही है। देयर इज वेरी स्लो राइज इन दी प्राइस ऑफ पेट्रोलियम। राइज है लेकिन वो काफ़ी स्लो है। तो अगर ये सिनारियो मेंटेन रहा तो फिर उम्मीद है कि अगले कुछ महीने इन्फ्लेशन ईज होने के होंगे। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द रोल ऑफ सेंट्रल बैंक इन दिस। ठीक है। तो देखिए, हिस्टोरिकली सेंट्रल बैंक हैज बीन फोकसिंग ऑन थ्री ऑब्जेक्टिव्स। कौन से? इन्फ्लेशन, ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। और इन ऑब्जेक्टिव्स में ट्रेड ऑफ है। अगर आप लोग एक को प्रेस करेंगे तो दूसरा जो है वो अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। ठीक है। इन्फ्लेशन एक साइड पे है, ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट दूसरी साइड पे है। तो इफ यू वांट टू प्रेस इन्फ्लेशन, इफ यू वांट टू कीप द इन्फ्लेशन इन लिमिट्स, तो आपके पास जो कंट्रोल है ओवर द ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट, दिस विल लूज। ये एक जनरल थ्योरी है इकोनॉमिक्स में। देयर आर सिनारियोज इन विच यू कैन कंट्रोल बोथ इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ साइमल्टेनियसली। लेकिन वो चीज़ें तो बैंक्स में यानी जो कन्वेंशनल थ्योरी है, मेन स्ट्रीम थ्योरी है, उसमें कंसीडर नहीं की जाती है। तो जो मेन स्ट्रीम थ्योरी है उसके मुताबिक इन दोनों में एक ट्रेड ऑफ है। इफ यू प्रेस वन थिंग, द अदर थिंग विल गो आउट ऑफ कंट्रोल। अच्छा, अब हुआ यूं कि हिस्टोरिकली ये तीन ऑब्जेक्टिव थे और इनमें बैलेंस था। कभी एक चीज को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी, कभी दूसरी चीज को। लेकिन पिछले जो 2-3 डेकेड्स है ना, इसमें इन्फ्लेशन को फोकस कर लिया गया। तो जो ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट है उनको बैकफुट पे डाल दिया गया। अब मजे की बात यह है कि ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट ये दोनों क्या है, एसडीजीज में शामिल है। ठीक है। डिसेंट वर्क और इस तरह की चीजें ये सारी एसडीजीज में शामिल है। इन्फ्लेशन जो है एसडीजीज में नहीं है। अब इफ यू आर मेकिंग ए कमिटमेंट दैट आई विल मेंटेन इन्फ्लेशन, इसका मतलब है यू आर विलिंग टू कंप्रोमाइज ऑन दी एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ। तो मतलब एक तरफ आपकी गवर्नमेंट सिग्नेटरी है एसडीजीज की, द गवर्नमेंट इज बाउंड टू कंट्रोल, बाउंड टू वर्क फॉर एसडीजी। दूसरी तरफ आपका सेंट्रल बैंक है, वो कहता है कि नहीं, हम इस पे कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं। और दैट्स व्हाई आई समटाइम टर्म द सेंट्रल बैंक एज द नॉन एंटी डेवलपमेंट बैंक। अच्छा, अब इससे फर्क क्या पड़ता है ये जरा मैं आपको समझाऊं कि भाई जब आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज होता है तो कौन सफर करेगा, मुझे ये बताइए। ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट में देखें, मैं जो इस वक्त एक जॉब कर रहा हूँ तो गवर्नमेंट की जॉब है, पक्की नौकरी उसको कहते हैं भाई, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है। इसी तरह मियां मनशा को भी फर्क नहीं पड़ने वाला भाई, उसकी बेशुमार जो है वो फर्म्स मौजूद हैं, उसको भी फर्क नहीं पड़ेगा। और ये बड़े बड़े जो टाइकून्स हैं, इवन जो मिडिल क्लास से ऊपर के जितने भी लोग हैं, उनको इससे फर्क नहीं पड़ेगा। हु विल सफर? वो बेचारा सफर करेगा जो डेली वेज वर्कर है, जो लो अर्नर है, उनको फर्क पड़ेगा। और जब आपके पास ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट में 1% का इंक्रीज होता है ना, तो इसका मतलब ये होगा कि जो लोएस्ट क्लास है, जो लो इनकम अर्नर है, उनके लिए शायद ये इंक्रीज जो है वो 10% हो, 15% हो। इस तरह से काफी बड़ा नंबर होता है। मतलब जब आप प्राइस स्टेबिलिटी के लिए आप स्टेक पे लगा देते हो एम्प्लॉयमेंट को, तो उसका मतलब ये है कि आप विक्टिमाइज कर रहे हो किसको? सोसाइटी की सबसे पुअर क्लास को। तो मुझे ये बताएंगे, क्या हम लोग बीइंग मुस्लिम ना सही, बीइंग ह्यूमन, क्या हमें ऐसी पॉलिसी को स्टेट बैंक का मैंडेट बनाना चाहिए जिसमें विक्टिम बनना हो सबसे पुअर क्लास में? ठीक है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद अस। ठीक है। ये आपके सामने एसबीपी एक्ट में से पिक किया हुआ है जी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसबीपी। अब वो क्या कहता है? द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव प्राइस स्टेबिलिटी। ठीक है। अब अगली स्टेटमेंट क्या लिखी है? विदाउट प्रिजुडाइज टू बैंक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, द बैंक शैल कंट्रीब्यूट टू फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, स्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है। बस पहले को कोई भी लॉस दिए बगैर आप लोग सेकंड ऑब्जेक्टिव पे आ सकते हैं। ठीक है। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी इज द प्राइस एंड सेकंड प्रायोरिटी इज द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। और जो गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ एटसेट्रा, वो सारे टर्शरी ऑब्जेक्टिव आ गए।
ठीक है, पहला भी नहीं, दूसरा भी नहीं, टर्शरी ऑब्जेक्टिव्स। तो एसडीजीज को जब आप टर्शरी ऑब्जेक्टिव बना लेंगे, जो ग्लोबल आपका एजेंडा है, एम्प्लॉयमेंट को आप टर्शरी ऑब्जेक्टिव बना देंगे, तो फिर जो कुछ हाल होगा आपका वही है, जो हो रहा है वही हमें दिखाई देगा। अच्छा, और इसके लिए जो स्टूपिड किस्म का टूल अडॉप्ट करते हैं ना, वो भी बड़ा अजीब सा है। ये आपके सामने मैं कुछ स्टेटिस्टिक्स रख रहा हूँ, ये आप देखें। जब one minute। अच्छा, लुक, अप्रैल 22 में गवर्नमेंट के जिम्मे डेट था 28,900 बिलियन। ठीक है, और इन अप्रैल 23 दिस बिकेम 3,600 बिलियन। तो देर इज एन इंक्रीज ऑफ 26% इन दिस। उसके अगेंस्ट अगर आप लोग मार्कअप पेमेंट को देखें, तो ये 3,400 से 6,430 बिलियन हो गई। इंक्रीज डेट में 26% का है, और मार्कअप में कितना है, 87% का। अब मुझे ये बताएं कि जब आपके पास डेट 26% बढ़ता है, तो मार्कअप 87% क्यों इंक्रीज हो रहा है? ठीक, इसी तरह ये डिड नॉट हैपन फर्स्ट टाइम। सॉरी, ये लेबलिंग गलत की हुई है। ये जो आपके पास लोअर पैनल है, इसमें एक्चुअली अप्रैल 18 एंड अप्रैल 19 का डेटा है। 18-19 जब आपके पास नून लीग की गवर्नमेंट से ट्रांजिशन हुई थी पीटीआई की गवर्नमेंट में, तो बाय एंड ऑफ अप्रैल 18 द डेट वाज 1,600 बिलियन, और इस पे जो आपके पास था, और नेक्स्ट 1 ईयर में डेट में 13% इंक्रीज हुआ, लेकिन जो डोमेस्टिक डेट के ऊपर जो मार्कअप पे करना है, उसमें इंक्रीज कितना हुआ, 82%। ठीक है, ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि इन द मीन वाइल स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट बढ़ा दिया, और उस पॉलिसी रेट की वजह से आपका जो जो मार्कअप पेमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये मैं आपको बात बताऊं कि भाई आपका जो डेट है, जब आपका जो बजट है ना, उसमें डेट रीपेमेंट नाम की कोई सिरे से क्लास ही मौजूद नहीं है। डेट रीपे होता ही नहीं है। ठीक है, आप लोगों को जिस किसी ने ये कहा कि भाई पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स दे आर बिकॉज ऑफ डेट, तो वो झूठ बोल रहा है। वो चाहे पीटीआई वाले बोले, पीएमएल वाले बोले, या कोई और बोले, जो बंदा ये कहता है कि भाई डेट की वजह से प्रॉब्लम हुए, वो झूठ बोल रहा है। द प्रॉब्लम्स आर नॉट बिकॉज ऑफ डेट, दे आर बिकॉज ऑफ मार्कअप। और मार्कअप जो है, ये गवर्नमेंट का अपना डिसीजन है। अच्छा, इसका फर्दर नुकसान क्या होता है भाई? फर्दर नुकसान ये है कि जब आपके पास, मुझे ये बताइए, जब आपके पास काई बोध हो जाएगा 22%, तो बिजनेस लोन कितने का मिलेगा? 25 से नीचे तो नहीं मिल सकता ना। 25% पे आप लोगों में से कौन है जो बिजनेस स्टार्ट कर सके? कौन ऐसा है जो विलिंग है कि 25% पे हम लोन लेके बिजनेस कर लें? ठीक है, देखिए, इससे पहले जितनी एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट स्कीम्स आई हैं हिस्ट्री में, उन स्पोर्ट्स उन एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट स्कीम्स में एक ही आंसर होता है। जो मेन मेन उसमें होता है ना, वो ये कि आपको लो मार्कअप पे चीजें मिलती है। जब आप लोग मार्कअप को इतना हाई रख लेंगे, तो लोग कैसे कोई नया कारोबार कैसे शुरू करेगा? स्टार्टअप्स कैसे शुरू होंगे? जॉब्स कैसे मिलेंगी, जब आपके पास लाखों के हिसाब से लोग जो है वो यहाँ पे जॉब हासिल नहीं कर पा रहे, और हर दिन जो है वो हजारों के हिसाब से लोग बाहर जा रहे हैं, और आप यहाँ पे बिजनेस के रास्ते बंद करके बैठे हो ना, मुझे ये बताइए इनकी कहाँ पे एडजस्टमेंट होगी? ठीक है, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद पाकिस्तान। ये आपके सामने स्नैपशॉट है जी, लेटेस्ट बजट का। इसमें आप अगर राइट साइड में देखें, तो आपको नजर आ रहा है 7.3 ट्रिलियन की एलोकेशन इंटरेस्ट पेमेंट के लिए। ठीक है, और इसके अगेंस्ट आपको जो लेफ्ट साइड पे ये छोटे 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 बहुत सारी एलोकेशन नजर आ रही है, सारी मिला के 7.1 ट्रिलियन बनती है। ठीक है, रनिंग ऑफ सिविल गवर्नमेंट, दिस इज 914 बिलियन। डेवलपमेंट स्पेंडिंग 1.09 बिलियन। ग्रांट्स एंड ट्रांसफर टू प्रोविंसेस 1.5 ट्रिलियन, एंड सो ये सारी चीजें इंक्लूडिंग डिफेंस, द डिफेंस इज चेजिंग 1.8 ट्रिलियन, 1800 अरब। ठीक है, डिफेंस पे कितना खर्चा आपका हो रहा है? 1800 अरब। और मार्कअप पे कितना खर्चा आपने प्लान किया जी? 7.3 ट्रिलियन।
1800 के बजाय 7300 बिलियन रुपीज। लेकिन मजे की बात यह है कि ये भी नाकाफी हो गया। बजट बनाने के बाद, बजट अमूमन अप्रैल और मई में बन रहा होता है, तो उसके बाद दो एपिसोड हुए फर्दर, जो पॉलिसी रेट में इंक्रीज के, एंड द पॉलिसी रेट बिकेम 22%। एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बजट इट वाज 20%, उसके बाद ये 22% पे चला गया। अब जब वो फर्दर राइज हुआ तो उसकी वजह से ये जितनी एलोकेशन रखी हुई थी ये भी नाकाफी हो गई। ये भी नाकाफी हो गई, राइट। अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसके सोर्सेज एस्टिमेट कर रहे हैं कि बाई एंड ऑफ दिस ईयर दे विल बी कंज्यूमिंग 8.5 ट्रिलियन। लेकिन उनका जो डेटा सामने आ रहा है, अगर हम उसको रख के एस्टिमेट करें तो ये अंदाजा हो रहा है कि तकरीबन 9.2 ट्रिलियन कंज्यूम हो जाएगा। किस पे? सिर्फ मार्कअप पे। जब 9.2 ट्रिलियन मार्कअप पे कंज्यूम हो जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि 2/3 ऑफ द बजट विल गो to the markup payment, and remaining 1/3 will go to डिफेंस, सिविल गवर्नमेंट, और ये सारी चीजें मिला के इस पे 1/3 खर्च होगा। तो देखो, अक्सर औकात हमें जब बात आती है ना जी कि पाकिस्तान के इकोनॉमी को कैसे करेक्ट करें, तो लोग कहते हैं भाई गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री बहुत ज्यादा है जी, वो लोग अपने अखराजात कम करें। और फिर जो दूसरे नंबर पे कहते हैं भाई कि मिलिट्री जो है वो 80% बजट खाती है, तो मिलिट्री का बजट कम किया जाए। ठीक है। अब ये रियल स्टेटिस्टिक्स है जो आपके सामने पड़ी है कि भाई जो डिफेंस स्पेंडिंग है दैट इज 1.8 ट्रिलियन। ठीक है। जो सिविल गवर्नमेंट है जिसमें सारी मिनिस्ट्रीज शामिल हैं, फेडरल गवर्नमेंट के सारे एम्प्लॉज शामिल हैं, उन सब का बजट जो है 914 ट्रिलियन है। ठीक है। ये दोनों मिला ले तो आपके पास 2.7 ट्रिलियन बन गया। इसके अगेंस्ट 9.2 ट्रिलियन यू आर गोइंग टू कंज्यूम ऑन द मार्कअप पेमेंट, वो उसकी अगर आपको फिक्र नहीं है तो फिर इन छोटी छोटी चीजों की फिक्र क्यों है? अगर आपके पास एक बड़ी सारी बिल्डिंग हो ना, तो उसके ऊपर आप ये चाहें कि छत के ऊपर से हम झाड़ू लगा के बिल्डिंग का वेट कम कर लेंगे, तो उससे तो बिल्डिंग का वेट कम नहीं होता ना। ये जो आपके सामने एडवाइसेस होती हैं, गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग कम करे और डिफेंस स्पेंडिंग को जो है मैनेज करें और ये करें और वो करें, तो ये सारी चीजें ऐसे ही है जैसे आप लोग जो है बिल्डिंग को छोड़ के उसकी छत पे झाड़ू लगा के आप ये कहें कि भाई हम बिल्डिंग का वेट कम करने जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, एसडीजी अब हमारा एजेंडा है। हमने एसडीजीज को एज नेशनल डेवलपमेंट गोल अडॉप्ट किया हुआ है। दुनिया के लिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना, वो पाकिस्तान की असेंबली ने यूनेनिमसली विदाउट एनी अपोजिशन उनको एज नेशनल डेवलपमेंट गोल्स अडॉप्ट कर लिया हुआ है। ठीक है। अ, अच्छा, अब एसडीजी में क्या चीज शामिल है? आपके पास वेलबींग शामिल है, हेल्थ शामिल है, इंडस्ट्री शामिल है, इन्वायरमेंट शामिल है, ये सारी चीजें। इन्वायरमेंट कैसे करेक्ट करेक्ट होगी जी? इन्वायरमेंट के लिए क्या करना होगा? जो भी करेंगे उसके लिए हमें बजट चाहिए होगा ना, उसके लिए हमें फंड चाहिए होंगे। फंड कहाँ से मैनेज होंगे? ठीक है। फंड्स हमारे पास है ही नहीं। वो कहाँ जा रहे हैं भाई? बजट तो हमारा बहुत बड़ा है, 14 ट्रिलियन का बजट है, तो वो जा रहे हैं भाई किसमें? मार्कअप पेमेंट में। 9200 बिलियन तो हम वहां पे पे करेंगे। ठीक है। तो मतलब जब आप इतनी बड़ी एलोकेशन इस मकसद के लिए कर लेते हैं, तो इसका मतलब है यू आर क्रशिंग ऑल दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, आप उन सबको क्रश करने जा रहे हैं। ठीक है। सोल्यूशन क्या है प्रॉब्लम का? अगर आप लोग इंडिया वाला मार्कअप रेट आज अडॉप्ट कर लें, इफ यू अडॉप्ट द पॉलिसी रेट विच इज देयर इन इंडिया, तो द मार्कअप पेमेंट विल बिकम 2500 बिलियन इंस्टेड ऑफ 9200 बिलियन। 9200 के बजाय वो कहाँ पे आ जाएंगे? 2500 बिलियन पे। यू विल हैव एटलीस्ट ए सेविंग ऑफ 6000 बिलियन। ठीक है। तो ये 6000 बिलियन को आप जो है वो एलोकेट कर दें बाकी सब लोगों को, तो तकरीबन हर एलोकेशन जो है वहाँ पे आप 70% उनको एडिशनल बजट दे सकते हैं, विच इज नेसेसरी फॉर अचीवमेंट ऑफ एसडीजीज। तो अगर आप लोग सिर्फ पॉलिसी रेट को बेहतर तौर पे मैनेज करें। अच्छा देखो, हम इतना ज्यादा सूद क्यों देते हैं भाई? ये जो मार्कअप पेमेंट हमने 72 7300 बिलियन प्लान की,
और अब उससे कहीं ऊपर जा रही है, इट इज हेडिंग टुवर्ड 9200 बिलियन। तो ये इतनी ज्यादा पेमेंट क्यों हो रही है? ठीक है। आ, अगर आप किसी से पूछें, हमने कर्ज लिया जी, कर्ज के ऊपर तो सूद देना पड़ेगा, लेकिन दिस इज रेंट ऑफ द कैपिटल दैट वी हैव बारोड। लेकिन ये बात गवर्नमेंट के लिए ट्रू नहीं होती, ये पब्लिक के लिए ट्रू हो सकती है, गवर्नमेंट के लिए ये चीज ट्रू नहीं है। गवर्नमेंट के लिए क्या ट्रू है? गवर्नमेंट कैन पिक द पॉलिसी रेट दैट ही वांट। जो पॉलिसी रेट गवर्नमेंट पिक करना चाहे वो कर सकती है। ठीक है। उन्होंने खुद से पॉलिसी रेट को 22% पिक किया है, दे कैन हैव इट 5%। ठीक है। तो ये आपके सामने मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट यहाँ पे एक दिखाई दे रही है अप्रैल 23 की। ये कह रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइडेड टू इंक्रीज द पॉलिसी रेट बाई 100 बेसिस पॉइंट टू 21%। और उसकी जस्टिफिकेशन क्या दी? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी नोटेड दैट इन्फ्लेशन इन मार्च रोज टू 35%। ठीक है। इन्फ्लेशन ज्यादा था, उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने क्या किया जी? पॉलिसी रेट को बढ़ाया। ठीक है। तो बेसिकली द 9000 बिलियन रुपीज दैट यू आर गोइंग टू पे टू दी markup payments, this is not cost of borrowing, this is the cost that you are going to pay in order to keep the inflation level low। ठीक है। इसको आप कह सकते हैं कि दिस इज इन्फ्लेशन कंट्रोल फी। और अगर आप लोग कोई दूसरी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट उठा के देखेंगे तो उसमें भी आपको रफली यही कुछ नजर आएगा। अच्छा, अब स्टेट बैंक ये कहता है कि जब हम पॉलिसी रेट को बढ़ाएंगे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग ये आपके सामने पड़ा हुआ है भाई। इसमें आप देखें, ये 22 से ऑनवर्ड डेटा है, जब जब पॉलिसी रेट, ये जो आपके पास ब्लू लाइन है दिस इज इंटरेस्ट रेट और डॉटेड लाइन इज इन्फ्लेशन। तो आप देख रहे हैं कि जब भी आपके पास इंटरेस्ट रेट कम होता है तो उसके साथ इन्फ्लेशन भी कम हो रहा है, और अगर ये इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इन्फ्लेशन भी साथ बढ़ जाता है। ठीक है। स्टेट बैंक का क्लेम इसके उल्ट है, वो कहते हैं कि भाई हम जब इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे तो इन्फ्लेशन कम होगा, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकली आपको क्या दिखाई दे रहा है? इसके बिल्कुल उल्ट। और ये लॉन्ग हिस्ट्री है आपके पास 2011 से लेकर 2020 तक की। इसमें भी आपको रफली यही पिक्चर नजर आ रही है, जब भी आपका इंटरेस्ट रेट कम होता है तो इन्फ्लेशन साथ साथ कम हो रहा है। अच्छा, इसका मतलब है कि जो स्टेट बैंक कह रहा है ना वो बात गलत है, लेकिन ये मैं अकेला नहीं हूँ जो ये बात कहता हूँ। ये आपके सामने पिक्चर में आपको दिखाई दे रहे हैं जोसेफ स्टिग्लिट्ज साहब। जोसेफ स्टिग्लिट्ज विन द नोबेल प्राइज इन 2001। अब वो क्या कहता है, उसने पेपर लिखा है, उसका टाइटल ही है, ये फेलियर ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग, मतलब स्टेट बैंक इज डूइंग इज कॉल्ड इन्फ्लेशन टारगेटिंग। तो जोसेफ स्टिग्लिट्ज क्या कहता है कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग विल फेल। अब उसकी रीजन वो क्या देता है? द व्यू दैट व्हेनेवर प्राइसेस ग्रोथ एक्सीड द टारगेट लेवल इंटरेस्ट रेट शुड बी रेज्ड is being put to test by soaring global energy and food prices. It will inevitably fail। ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग का कह रहा है कि ये फेल हो जाएगी। क्यों? at great cost to those countries that maintain it, because the imported inflation can be reduced only at the price of sharp economic slowdown and high employment। ठीक है। इसका यानी ये समझने की कोशिश करेंगे क्या कहना चाह रहा है। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन क्यों होता है जी? जब बाहर से पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ जाएंगी तो हमारे पास भी इन्फ्लेशन हो जाएगा। ठीक है। तो डिमांड टारगेटिंग, डिमांड मैनेजमेंट क्या है जी? कि हम यहाँ पे पेट्रोल की डिमांड को मैनेज करें, हम किसी तरह से ये कहें कि पेट्रोल की डिमांड कम हो जाए ताकि इसकी प्राइसेस कम हो जाए। लेकिन पाकिस्तान ही अकेली मार्केट नहीं है, पाकिस्तान में कम होने से इंटरनेशनल लेवल पे तो कम नहीं होगी। पाकिस्तान में जो है टोटल इकानमी पाकिस्तान की ग्लोबल इकानमी का जस्ट 0.4% है। ठीक है। तो सपोज पाकिस्तान अपनी इकानमी को बिल्कुल शट डाउन कर देता है तो तब भी ग्लोबल इकानमी पे 0.4% का फर्क पड़ेगा। तो क्या हम जो है वो ग्लोबल डिमांड को मैनेज कर सकते हैं? जब हम नहीं कर सकते तो इसका मतलब है पेट्रोल प्राइस मैनेज नहीं होगी। जब पेट्रोल प्राइस मैनेज नहीं होगी तो फिर आपकी इकानमी, आपका इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होगा?
बेसिकली इन्फ्लेशन टारगेटिंग इज काउंटर प्रोडक्टिव। काउंटर प्रोडक्टिव समझते हैं आप लोग क्या होता है? जो आप टारगेट अचीव करना चाह रहे हैं ना, तो असल में आप उसकी बिल्कुल उल्ट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हो। ठीक है, दिस कैन हैपन इन मैनी केसेस। फॉर एग्जांपल, कोई कपल है सपोज, तो वो आपस में उनका लड़ाई झगड़ा रहता है। ठीक है, आप ये चाहते हैं कि वो जो मैडम है वो अपने हस्बैंड से ज्यादा लायल हो जाए, उनको तंग ज्यादा ना करें, तो आप उनसे जाके ये कहते हैं कि तेरा हस्बैंड जो है वो दूसरी शादी करने वाला है। ठीक है, तो आप उसको डराना चाहते हैं ताकि वो अपने हस्बैंड के लिए ज्यादा सिंपैथी क्रिएट हो जाए। लेकिन वो कहती है ओए, ऐसी की तैसी, वो उठाती है कोई डंडा और मारती है सर पे और सारी फोड़ देती है। अब ये क्या हुआ जी, आपके पास आपने करना क्या चाहा कि हालात कंट्रोल हों, दोनों में हार्मनी क्रिएट हो, लेकिन उसके नतीजे में हार्मनी में और ज्यादा डिस्टरबेंस हो गई, हालात और ज्यादा खराब हो गए। दिस इज कॉल्ड काउंटर प्रोडक्टिव। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद द इन्फ्लेशन बाय द एक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। और उसके बहुत सारे चैनल्स हैं। कौन कौन से चैनल्स हैं? पहली बात यह है कि जब आपके पास इंटरेस्ट रेट हाई होगा, तो वो फर्म्स जिन्होंने लोन लिया हुआ है प्रोडक्शन के लिए, उनको उस पे ज़्यादा अमाउंट पे करनी है, तो जाहिर है कि वो आगे उसको ट्रांसफर कर देंगे टू द कस्टमर। दूसरी बात जो ज़्यादा इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जब आपके पास इंटरेस्ट रेट हाई होगा और गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा बारवर होगी, तो इसका मतलब है कि द बैंक्स हैज नो अट्रैक्शन टू लैंड टू दी पब्लिक। मुझे और आपको वो लोन क्यों देंगे जब उन्हें गवर्नमेंट की शक्ल में एक बहुत बड़ा बारवर जो थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस में बारो करता है वो अवेलेबल है, तो वो फिर मुझे और आपको लोन किस लिए देंगे? ठीक है, जब हम लोगों को लोन नहीं मिलेगा, पब्लिक को लोन नहीं मिलेगा, तो नए स्टार्टअप्स शुरू नहीं होंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्सटेंड नहीं होगी। इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्सटेंड नहीं होगी तो इसका मतलब है प्रोडक्शन नहीं होगी, और जब प्रोडक्शन नहीं होगी तो फिर सप्लाई के शॉर्टेज की वजह से आपकी प्राइसेस अप हो जाएंगी। ठीक है, और तीसरी चीज जो इन दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब आपके पास इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो मार्कअप पेमेंट जो बढ़ जाती है, जितनी पेमेंट आपने बैंकों को करनी है इन दी फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, वो बढ़ जाती है। जब वो बढ़ती है तो आपको जाहिर है कि उसके लिए ज़्यादा टैक्सेस लगाने पड़ेंगे ना, ये तो हम लोगों से आप लोगों से कलेक्ट करके वो दे देते हैं ना, तो टैक्सेस ज़्यादा लगाने पड़ेंगे और सब्सिडीज रिड्यूस करनी पड़ेंगी। जब हम टैक्सेस लगाएंगे, सब्सिडीज रिड्यूस करेंगे, तो उससे क्या होगा भाई? इन्फ्लेशन बढ़ेगा या कम होगा? दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद अस। अच्छा, मजे की बात यह है कि स्टेट बैंक की अपनी वेबसाइट पे ऐसे पेपर्स मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग इज नॉट वर्केबल फॉर पाकिस्तान। ये जो एक पेपर है आपके सामने जेएसएस फिलिप का, इसमें उन्होंने लिखा है कि आई आर्ग्यू दैट, क्या है जी, आई शो दैट देयर इज नो ओवरवेलमिंग एम्पिरिकल एविडेंस दैट शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट आर इनवर्सली रिलेटेड टू इन्फ्लेशन। ठीक है, वो ये कहता है कि यहाँ पे पाकिस्तान में कास्ट चैनल ज़्यादा इफेक्टिव है, नेगेटिव रिलेशनशिप नहीं है इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन में। ये बेसिकली लॉजिक ही यही है इन्फ्लेशन टारगेटिंग की, कि देयर शुड बी ए नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन विच इज नॉट देयर। वो यहाँ पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करता। और ये पेपर जो है वो स्टेट बैंक की वेबसाइट पे मौजूद है, ऊपर आपको इसका सारी डिटेल मिल रही है। दिस इज इशू 1 एंड वॉल्यूम 5 एंड मई 2009 में ये पब्लिश हुआ है। ठीक है, दिस इज स्टिल अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ पाकिस्तान, वेबसाइट ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। Similarly, there is another paper by Safia Shabir, who is working in the State Bank of Pakistan। ये कहती है कि क्रेडिट चैनल ज़्यादा इफेक्टिव है। और क्रेडिट चैनल का ये होता है ना कि भाई when the interest rate increases, the supply of credit to private sector will reduce। तो उसका मतलब ये है कि आपके पास जो फर्म्स के लिए लोनेबल फंड है नए इंटरप्राइजेस के लिए, वो कम हो जाएंगे, उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है। तो दिस इज व्हाट इज अवेलेबल ऑन दी वेबसाइट ऑफ द सेंट्रल बैंक। और इससे ज़्यादा अजीब बात यह है कि एस बी पी हैज़ नो एवेल्युएशन रिपोर्ट ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मैं अगर आप जब हम कोई छोटा सा काम करें ना, मैं सपोज यहाँ पे यूनिवर्सिटी के
10 लाख रुपए खर्च करवा दूं और ऐसे काम पे जिसका कोई वो बेनिफिट हमें नजर ना आता हो, ठीक है, तो क्या होगा? मेरी मेरी इंक्वायरी होगी ना, लोग जाके एवेल्युएट करेंगे, भाई हाँ जी ये क्या चक्कर है, आपने ये पैसे क्यों कंज्यूम करवाए? कहीं तुम्हारा जो है कोई रिलेटिव तो नहीं था जिसको तुमने ये वो कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया है? और इस तरह की बहुत सारी चीजें प्रूव होंगी। एसबीपी के बिहाफ पे हम लोग 100 बिलियन 9,000 बिलियन रुपीज कंज्यूम कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि एसबीपी के पास कोई एवोल्यूशन रिपोर्ट ही नहीं है। ठीक है, लास्ट वीक आई वाज इन लाहौर एंड देयर वाज डॉक्टर समीना खलील एज वेल। और फिर आज ये मैं दोबारा तज़किरा कर रहा हूँ, डॉक्टर समीना खलील हु इज द head who was the head of applied economic research center in 2021, she arranged a seminar online, and I and the head of monetary policy department were there. तो मैंने उनसे कहा कि भाई इफ यू हैव एनी एवेल्युएशन रिपोर्ट तो प्लीज प्रेजेंट, एंड ही वाज अनएबल टू प्रेजेंट एनीथिंग। ठीक है, तो इस तरह ये नीचे मैंने लिखी हुई है अमाउंट कितनी, 9,000 बिलियन। आप इसके जीरो काउंट करें तो आपको टाइम लगता है। इतनी बड़ी अमाउंट दे आर कंज्यूमिंग विदाउट एनी एवेल्युएशन। व्हाट इज द सोल्यूशन? ठीक है, इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए भी, एसडीजीज के लिए भी, और बाकी भी जो आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको बेहतर करने के लिए, इफ यू वांट टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, इफ यू वांट टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इफ यू वांट टू डू एनीथिंग एल्स, व्हाट इज द सॉल्यूशन? आस्क एसबीपी to provide the evidence of effectiveness of monetary policy if there is any। ठीक है, if they can present, तो फिर अगला क्वेश्चन ये बनता है कि इज इट वर्थ इट? 9,000 बिलियन कंज्यूम करके आप इन्फ्लेशन को अगर कंट्रोल करने में कामयाब हो भी रहे हैं, तो अगला क्वेश्चन ये होगा कि भाई क्या हमें इतने पैसे कंज्यूम करने चाहिए इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए? क्या कोई दूसरा वे नहीं है जिससे हम कर सकें? ठीक, लेकिन अगर सीरीज से आपके पास कोई इफेक्टिवनेस के लिए रिपोर्ट है ही नहीं, आप ये प्रूव कर ही नहीं सकते कि भाई एसबीपी के इनिशिएटिव के नतीजे में इन्फ्लेशन कम हुआ है, ठीक है, फिर क्या जवाब बनता है भाई? फिर इतना हाई पॉलिसी रेट रखने का क्या जवाब बनता है? if you don't find any evidence, which I am sure that there is evidence no evidence exists to prove that increase in interest rate by the State Bank of Pakistan has ever reduced inflation। इसकी कोई भी एविडेंस मौजूद नहीं है। आज इन्फ्लेशन के ट्रेंड में आपको कमी दिखाई दे रही है ना, दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ स्टेट बैंक, दिस इज बिकॉज द ग्लोबल इन्फ्लेशन इज ईजिंग। ग्लोबल इन्फ्लेशन में कमी हुई है, उसकी वजह से पाकिस्तान में इन्फ्लेशन कम हो रहा है, इसमें स्टेट बैंक का कोई रोल नहीं है। ठीक है, इफ यू आर अनेबल टू रिड्यूस द इन्फ्लेशन देन व्हाट शुड यू डू? यू शुड रिड्यूस द पॉलिसी रेट टू द लेवल ऑफ इकोनॉमीज, पीर इकोनॉमीज लाइक बांग्लादेश एंड इंडिया। ठीक है, जब आप वहां पे ले जाएंगे तो क्या होगा? यू विल हैव ए ह्यूज सेविंग ऑफ अबाउट 6,000+ बिलियन। और वो 6,000+ बिलियन जो है वो आप उनको मुख्तलिफ किस्म के इकदाम पे आप कर सकते हैं कंज्यूम। If you have the policy rate equal to the policy rate in India, then you will be able to provide the loans for business at 7 to 8%। ठीक है, तो 7-8% पे जब आपको लोन मिल सकेगा तो यू विल ओपन सम इंटरप्राइज, यू विल इंटर इनटू सम वेंचर। और फिर आप लोग जब जॉब करोगे, आप लोग कोई बिजनेस करोगे, तो आप अपने साथ 2-3 लोगों को और एम्प्लॉय करोगे, अनएम्प्लॉयमेंट विल रिड्यूस, द ग्रोथ विल प्रॉस्पर, और उसके साथ साथ आपका टैक्स नेट बढ़ेगा और फिजिकल डेफिसिट आपका कम होगा, जो इसका सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। ये सब चीज़ें जो है वो हो सकती है, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि अगर हम लोग इंटरेस्ट रेट को 5%, 6% या 7% पे लाते हैं, तो लोग जो लग्जरी स्पेंडिंग के आदी हो गए हैं, कारें खरीदने के आदी हो गए, तो ये फिर बहुत सारी कारें खरीदेंगे, तो उसका क्या सोल्यूशन है? तो सोल्यूशन एग्जिस्ट बेसिकली, दिस इज कॉल्ड प्रूडेंशियल रेगुलेशन। जैसे आप लोगों को पता है कि ये अपना जो पीटीआई के दौर में ना
पॉलिसी रेट 13% था, लेकिन बैंक्स को एक इंस्ट्रक्शन थी स्टेट बैंक की तरफ से कि आपने जो है वो एक स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ द लोन यू हैव टू प्रोवाइड फॉर द हाउसिंग एट 3 to 4%। बैंक को हिदायत थी कि भाई आपने 3-4% पे देना है लोन हाउसिंग के लिए। ठीक है, अब ये जो बैंक को हिदायत की स्टेट बैंक ने, कमर्शियल बैंक को स्टेट बैंक ने हिदायत की, दिस इज कॉल्ड प्रूडेंशियल रेगुलेशन। And the luxurious spending can be controlled by the prudential regulations। आप बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को ये हिदायत जारी करें कि भाई आपका जो बैंक मार्जिन है दिस विल बी 10% फॉर द कंजम्पशन लोन एंड दिस विल बी 2% फॉर द बिजनेस लोन्स। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो कंजम्पशन है वो 10% के डिसएडवांटेज पे होगी, तो दिस विल रिड्यूस द लग्जूरियस स्पेंडिंग। तो ये है जी भाई पाकिस्तान का इकोनॉमिक प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन। तो once again I am very thankful to Saud and Minhaj University for inviting me to discuss this important issue and share my views with you. So over to you please. Thank you, thank you so much, sir. That was amazing presentation and some alarming situations as well. Just concluding for you, we have after long episode of high inflation, we can expect a lower level of inflation in 2024. And after that, in the role of central bank, basically we have no evidence of inflation targeting regarding to success of inflation targeting, because State Bank has failed to manage the inflation rate through higher policy rate. Therefore, there is a need to lower the policy rate. उससे हमें फायदा क्या होगा? उससे हमें फायदा ये होगा कि हम अपने मार्कअप पेमेंट्स बचा सकेंगे, जो कि बाकी बहुत से कामों के लिए यूटिलाइज हो सकती हैं। After and the basic message of this webinar is to lower the policy rate, कि आप अपना पॉलिसी रेट को कम करें, और इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए कोई हमें इससे बेहतर टूल की ज़रूरत है अदर देन पॉलिसी रेट। तो नाउ विद दिस, नाउ आई ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो ही और शी कैन आस्क। तो आई थिंक सर यू हैव एक्सप्लेन इट वेरी वेल। एक डॉक्टर तैयब जी, प्लीज डॉक्टर तैयब। जी सर, डॉक्टर तैयब प्लीज आस्क यू अ क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब कैसे हो आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कश्मीर भी ठीक है? जी फाइन, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना इतना कीमती टाइम निकाल के और इतना अच्छी प्रेजेंटेशन दी है, जो कि बड़ा करंट इशू भी है, ना सिर्फ पॉलिसी मेकर्स के लिए बल्कि पूरी पब्लिक के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए है। थैंक यू, वेलकम। तो एक थोड़ी सी मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए थी कि जब आप ग्लोबल इन्फ्लेशन का बता रहे थे, तो यू आर कोटिंग द इन्फ्लेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स which is between 7 to 9% at the highest peak in 2023 Galiban. सही। So then graph shows that it will be reduced to 3 point I think 1% in 2024, और फ्यूचर में वो स्टिल रिड्यूस हो जाएगी टू टू 2% तक। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि उनकी तो जो हाईएस्ट थी वो 7 to 9% थी, हमारी तो हाईएस्ट मेरा ख्याल है अभी तो मेरा ख्याल 28 होगी, तो वैसे तो 35 36 तक चले गई थी। तो हमारा क्या सिचुएशन है फ्यूचर में 24 में या 2025 में? हम कब कहाँ तक इन्फ्लेशन आ जाएगी हमारी? उनकी तो चलो 3.1 तक चलेगी या 2 तक चली जाएगी, हमारी क्या पोजीशन होगी? व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशंस?
देखें, इसमें दो फैक्टर्स हैं ना। बेसिकली एक तो ये कि ग्लोबल इन्फ्लेशन जो है वो उस तरह से आपको इफेक्ट करता है कि फॉर एग्जांपल ऑयल प्राइसेस कम हुई तो उससे आपको डायरेक्ट फायदा हुआ। दूसरा ये है कि एक्सचेंज रेट अपना रोल प्ले करता है ना। एक्सचेंज रेट जब आपके पास ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगी तो प्रेशर आपके ऊपर बढ़ जाएगा, एक्सचेंज रेट भी बढ़ जाएगा ना। डॉलर ज़्यादा महंगा हो जाएगा तो वहाँ से इन्फ्लेशन आएगा। और ये अमूमन एक्सपेक्टेड होता है जब आपके पास ट्रांजिशन हो रही होती है, उस वक्त एक्सपेक्टेड होता है कि भाई इन्फ्लेशन में एक्सचेंज रेट में जंप आएगा। तो फॉर्चुनेटली ट्रांजिशन आपके पास तकरीबन हो गई है और इस वक्त कोई जंप नहीं आया। एक्सचेंज रेट में कोई इस वक्त जंप नहीं आया, हालांकि ग्लोबल सिनारियो कुछ अजीब सा है। कल ही मिस्र में आपने देखा कि एक दिन में सिंगल डे में वहाँ पे 60% डेप्रिसिएशन हुई है। तो हम उस एपिसोड से बच गए। ठीक। तो अगर ग्लोबल इन्फ्लेशन भी ईज हो रहा है और एक्सचेंज रेट भी आपके पास हाई जाने के बज़ाहिर इम्कानात दिखाई नहीं दे रहे, तो उम्मीद है कि इन्फ्लेशन आउटलुक अच्छा रहेगा। दिस विल रिड्यूस टू 15% बाई दिसंबर 24 इंशाल्लाह। दिस इज व्हाट आई कैन एक्सपेक्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच। और एक और थोड़ी सी ज़रा इंफॉर्मेशन दे दीजिएगा कि जैसे कि जनरल पब्लिक में मैंने लोगों से भी सुना कि गैस के बिल बहुत ज़्यादा आए हैं, और आपका डाटा भी, यानी सेंट्रल बैंक का डाटा भी यही कह रहा है। तो हमारे पास तो बलूचिस्तान में वैसे ही बहुत ज़्यादा गैस है, तो व्हाट आर द कॉजेज, क्यों इतनी इन्फ्लेशन हो गई है स्पेशली इन द गैस? ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेस है ना, ये यहाँ पे मार्केट अपना रोल प्ले नहीं कर रही है, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेस है। जब आप जाते हैं वो आईएमएफ के पास तो वो आपसे कहता है भाई करो, अभी भी वो उनकी पहली डिमांड यही होगी कि भाई गैस पे फर्दर जो है वो आप इंक्रीज करो। तो सीधा सीधा उसकी वजह से है। तो इसका सोल्यूशन अलबत्ता एग्जिस्ट करता है। सोल्यूशन ये है कि आप लोग अल्टरनेटिव्स की तरफ जाओ। अल्टरनेटिव्स में हमारे पास सबसे जो वर्केबल अल्टरनेटिव है वो बायोगैस का है। वी हैव वेरी लार्ज स्टॉक ऑफ दी लाइव स्टॉक। तो उसका जो मेन्योर है उसको और एग्रीकल्चरल रेजिड्यू को यूज़ करके हमें जो है वो बायोगैस की तरफ जाना होगा। जब आप लोग बायोगैस पे सपोज अगर आप 1 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करते हो तो इसका मतलब है आपने 1 मेगावाट के इक्विवेलेंट जो है ऑयल की इम्पोर्ट आउट उसमें आपने रिडक्शन में अपना रोल प्ले किया है। तो दिस इज अ सोल्यूशन। हमें जो है वो एक इसमें दो फायदे होंगे इफ यू अडॉप्ट द बायोगैस कि एक तरफ तो आपके पास फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग की वो बचत होगी, और सेकंड ये है कि दिस इज ग्रीन सोल्यूशन। इसमें आपके पास एनवायरनमेंट में ऐड नहीं हो रहा होता कार्बन। तो हमें उसकी तरफ जाना चाहिए। तो जब तक हम लोग ये नहीं करेंगे तो हमें बार बार जो है वो आईएमएफ के पास जाना है, और आईएमएफ अपनी एडवाइसेस करता है। ये सीधा सीधा जो आपके पास गैस की प्राइसेस में इंक्रीज हुआ ये निगरानों के दौर में, वो तो आईएमएफ के कहने पे हुआ है। तो सर ये जो हम सजेशन दे रहे हैं कि पॉलिसी रेट कम कर दें, तो क्या आईएमएफ इस पे इतराज नहीं करता, या सेंट्रल बैंक को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आईएमएफ कंडीशनैलिटी पे? हाँ, ये आईएमएफ डेफिनेटली इसमें इंटरफेयर करेगा, लेकिन बात ये थी कि आप निगोशिएट किस तरह से करें ना। कभी कभी निगोशिएशन में आप कम से कम उनसे ये कहें कि भाई हमारे पास एविडेंस नहीं है, तो कुछ फैक्ट पेश करें उनके सामने और उनसे कहें कि भाई ये इसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दें। या उसके अलावा आपके पास ये सोल्यूशन भी हो सकता है। यहाँ पे ये वक्त था कि इस्लामिक के जो मॉड्यूल्स हैं उनको लेके आगे आते हैं, और मेरे ख्याल में सबसे बेहतर यही था, दिस वाज आइडियल फॉर इस्लामिक बैंकिंग। लेकिन उन्होंने इसको ज़रा भी यूटिलाइज नहीं किया। बेसिकली होता यूँ है कि जब आप इफ यू आर यूजिंग दी मोड ऑफ सलम फाइनेंसिंग, मसलन आपने फाइनेंस करना है जी यहाँ पे कहीं पे वीट की प्रोडक्शन को, तो सलम पे कर दें। अब वो इन्फ्लेशन चाहे 40% पे जाए तो उसमें कोई परवाह तो नहीं है बैंक को, इसलिए कि उसने जनाब बाई द एंड ऑफ द टाइम दी बैंक हैज़ टू गेट द वीट, उसकी जो भी प्राइस होगी उसको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये चांस था इस्लामिक बैंक्स के पास कि वो अपना डिफरेंस भी शो करते हैं कि कन्वेंशनल बैंकिंग बैंकिंग से उनका डिफरेंस क्या है, और उसके साथ साथ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में भी अपना रोल प्ले करते हैं। लेकिन उन्होंने ये किया नहीं। वो तो टिपिकली उसी तरह से बिहेव कर रहे हैं जिस तरह से बाकी कन्वेंशनल बैंक कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये स्पेस क्रिएट हो गई है और ये इशू रहेगा। लेकिन कम से कम आपके पास निगोशिएशन पावर होनी चाहिए, थोड़ा सा आप उनको कायल करेंगे भाई कम से कम थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे दें कुछ इस तरह से। और उसके साथ साथ हमें कोई अपनी इकानमी को स्ट्रांग बनाने की जरूरत है। अगर हम लोग जो है जिस तरह से मैं बायोगैस का तस्करा कर रहा हूँ, अगर हम बायोगैस का 5% यूटिलाइज करने के लिए तैयार हो जाएं तो इसका मतलब है हम $2-3 बिलियन की फर्दर इम्पोर्ट्स कम कर लेंगे।
अगर ये हो जाए तो हम जो है वो खुद से ही IMF से निकलते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपका टाइम का, और बहुत ही खूबसूरत प्रेजेंटेशन थी। मेरी अब दो विशेष हैं, देखें कब पूरी होती हैं, अल्लाह ताला उसको जल्दी कबूल फरमाए। पहली ख्वाहिश तो यह है कि हमारा ये जो सिलसिला है आपके साथ कंटिन्यू रहे फ्यूचर में भी। और इंशाल्लाह। और दूसरी ख्वाहिश ये है कि ये नेक्स्ट किसी भी टाइम पे 2024 में या किसी भी टाइम पे ये जो ऑनलाइन है इससे हट के हम आपको फिजिकली इधर मिनहाज यूनिवर्सिटी में भी देखें सुने। चलें, आप लोग इनवाइट करें, इंशाल्लाह हम आ जाएंगे भी। थैंक यू वेरी मच। Okay, thank you so much. Thank you so much, sir, for coming. Now, this is all for today, and Allah Hafiz to everyone.